नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24 और मैं हूं आपके साथ अलाना खान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने पहले अभिभाषण में कहा, आज अमृतकाल का ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में सबसे बड़ा परिवर्तन पहली बार देखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये सरकार बिना डरे काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला भी दिया है। द्रौपदी मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। आगे उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही। साथ ही 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का जिक्र किया। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर पर। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारे देश के बजट पर विश्व की नजर है। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होंगी। हमारे देश की ओर दुनिया आशा से देख रही है। हमारा लक्ष्य देश पहले, देशवासी पहले होना चाहिए। आगे पीएम मोदी ने कहा कि सदन में तकरार तो होगी ही और तकरीर भी होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देश के लिए अमृत निकालेंगे। 2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है।
राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वक्त कश्मीर में आग बरसती थी, हमारे वक्त में वहां पर बर्फ बरस रही है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के फैसलों के चलते संभव हुआ है। इसलिए आज कश्मीर में शांति है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी भ्रम फैलाते रहे और उन्होंने यात्रा का समापन भी भ्रम फैलाकर किया है। इसके साथ मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। पूरी रास्ता में राहुल गांधी जी भ्रम ही फैलाते रहे और अंत भी उन्होंने ऐसे ही किया। कहा कश्मीर में बम की धमकी दी गई थी, ग्रेनेड की धमकी दी गई थी। वो भूल गए कि ये दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहां पे। तभी तो आपका और भाई बहनों का, आदरणीय का बर्फ से खेलते हुए का फोटो आया है। ये शांति की बर्फबारी है। अब कश्मीर में कहीं भी गोलीबारी का माहौल नहीं। अखिलेश यादव ने समर्थन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस वाले। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अखिलेश जी भी हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात होगा वो समर्थन में उतर आएंगे। शायद उनको ये लगता है इससे उनका वोट बैंक मजबूत होगा। अभी 10 साल में शायद समझ आई नहीं, आ गया। रामचरितमानस पर छिड़े घमासान पर जौनपुर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर बयान दिया है वो उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। आगे उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास प्रदेश के लिए विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोग सबको भड़काने में लगे हैं। हालांकि बीजेपी के बड़बोले नेताओं को मैनपुरी की जनता ने सबक सिखा दिया है, जिससे उनको सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं। जबकि देखिए हम सब लोगों ने वोट दिया है, ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इसको तूल दे रहे। और ये जो बड़बोले मंत्री हैं, बड़बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। और आगे आने वाले चुनाव में कैसे चुनाव लड़ा जाता है हम उनको सिखा देंगे। उसमें जो भी बोला है और जो भी देखने को मिला है तो उसमें देखिए रिपोर्ट हो गई है, जांच होगी, लेकिन ये तूल दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये जो भी मुद्दे हैं इस समय, इन्होंने कुछ जो भी वादे किए थे, कहीं विकास का काम हो नहीं रहा, तो उन मुद्दों से भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी में आपको महत्वपूर्ण पद दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? हम हमेशा संगठन के आदमी रहे हैं। अब हमें जो महासचिव बनाया गया है जी, तो हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल हमारा मिशन है 2024 के चुनाव में
सत्ता में आना है। 2024 में क्या मुद्दा लेके आएंगे आप जनता के बीच में? देखिए बहुत से मुद्दे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने न तो विकास किया है, कोई वादा पूरा नहीं किया है। देखिए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ साथ देखिए पूरे देश की जनता इस समय दुखी है। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर पर। खबर दिल्ली से है, जहां देर रात एक व्यक्ति ने पुलिस को कॉल कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसकी छानबीन शुरू की। कुछ ही समय में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति मुंडका का निवासी बताया जा रहा है, जिसका नाम जयप्रकाश है। पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति ने देर रात पुलिस को कॉल कर केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसका इलाज दिल्ली के गुलाबी बाग में चल रहा है। खबर फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली कस्बे से है, जहां एक व्यापारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है मृतक अमित गुप्ता एक सप्ताह पहले मुंबई से घर आया था, लेकिन उसकी पत्नी हत्या से एक दिन पहले ही बच्चों के साथ घर आई थी और उसी रात व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिंदकी कस्बे में 36 वर्षीय अमित गुप्ता नामक व्यक्ति की, जो मुंबई में रह करके लूम की किराए पे मशीन लेके काम करते थे और मिड डे मील सप्लाई करते थे, इनके सिर में और गर्दन पे वार करके हत्या कर दी गई है। घर में परिवार के साथ सोए थे। एक सप्ताह पहले ये आए थे। कल इनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ आई थी। इनकी माता जी के द्वारा अभी पंजीकृत कराया गया है। सर्विलांस टीम और हमारी फोरेंसिक टीम मौके पे है। डेड बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है। मैं स्वयं मौके पे गया था। प्रथम दृष्टया इसमें जांच में बात आई है, पति और पत्नी में आपसी काफ़ी मनमुटाव था और संभवतः इसी का यह परिणाम है। घर में जाने का कहीं से रास्ता नहीं है और घर के कमरे के अंदर में घटना हुई है। पत्नी इस बारे में बिल्कुल मौन है, कुछ बता नहीं पा रही हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर हम इसका शीघ्र ही अनावरण करेंगे। धन्यवाद। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां एक बच्ची के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हुई है। तो वहीं डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत पहले से ही गंभीर थी और अचानक हार्ट अटैक होने से उसकी मौत हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई और पंचनामा बनाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा नाम सुखदेव सिंह रियाड़ा, पिंड मेरा भून। ये मेरे पिंड का सरपंच वा और नाल मेरा भतीजा वा। इत्थे मेरे भतीजे का बच्चा दाखिल सी। की नाम बच्चे दा? बच्चे का नाम है पवनजोत। किहड़े हॉस्पिटल दा? आ जिहड़ा अग्रवाल हस्पताल इत्थे दाखिल सी। की गलबात हुई? गलबात ये हुई भी बच्चा 6 दिनों तो बिल्कुल हुण ठीक हो गया सी ते इस तो बाद असीं कोई छुट्टी मंगी आ, इन्हें सानू छुट्टी नहीं दित्ती ते कहंदा 2 दिन बच्चा होर रखो। वो कुड़ी ने टीका लाया, टीका लाउण दी देर हो के इधर आ गई, बच्चा बेहोश हो गया। ये उत्थे सिरिंज सुੱਟ के दौड़ आई ते बच्चा साडा पूरा हो गया, मर गया साडा बच्चा। जान के मारिया इन्होंने, इन्हां ते कतल का केस दर्ज होना चाहिए। बच्चे दी डेथ हुई है, की कारण मानते जेहड़ी बच्चे दी डेथ हुई है? पहली गल तो मैनूं बड़ा अफसोस है, किसी का भी जाना एक बड़ा दुखदाई घड़ी होंगी पेरेंट्स वास्ते, स्पैशली बच्चों का। बच्चे बड़ी मुश्किल नाल मिलते हैं। दूजी गल जिहड़ा बच्चा मेरे को आया सीगा, ये 2 साल का हैगा। ये मेरे को 5 दिन पहला आए सीगे, बड़े सिक हालात। बच्चा बड़ा बीमार सीगा, बच्चे का साह बड़ा औखा सी, बड़ा खिंच के लै रहा सी। जो ओपीडी च आए सी मैनूं दिखाण, ओपीडी च कुछ टैसट किए गए, वो निमोनीआ आया, इन्फैक्शन आई ज़्यादा, जिस कारण इन्हों पूरा जागरूक किया गया। इन्हों तो साइन कराए गए बंदोबस्ती कि बच्चा तुहाडा ज़्यादा सीरीयस है। ICU च रखा गया, ऑक्सीजन लगाई गई, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਗਰਵੀਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਆਊਗਾ, ਜੋ HMA ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਰੋਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭੂਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया जी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत प्राइम 24।